तो हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। बोल रहे हैं इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ कैटलिस्ट या फिर एंजाइम। तो किसी भी लिविंग सेल में ई कोलाई का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स यूज़ होते हैं और जो मेन एंजाइम आपका यूज़ होता है वो होता है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि देखो डीएनए से डीएनए मिल रहा है, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज तो यूज़ होगा ही, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज आपका कैसे बना रहा है नया डीएनए? डीएनए पे ही डिपेंड होके बना रहा है ना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि वो डीएनए टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। जो ये एंजाइम्स होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उन्हें एक शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस विद इन 18 मिनट्स कंप्लीट कर लेता है। दैट मीन्स 1 मिनट में एवरेज पर सेकेंड, सॉरी नॉट इन मिनट, एवरेज पर सेकेंड वो कितने बेस पेयर बना रहा होगा? एवरेज पर सेकेंड वो 2000 बेस पेयर्स बना रहा होगा। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो हाईली इफेक्टिवली काम करते हैं बहुत। ठीक है, टाइम भी कम ले रहे हैं और इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि यदि बेस पेयर में चेंजेस आएंगे तो म्यूटेशन होगा और डिसीजेस हो सकती हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपका जो ये एंजाइम है इसको फास्ट काम तो करना ही है, लेकिन फास्ट काम करने के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन के प्रोसेस में उससे क्या हो जाएगा? म्यूटेशन आ जाएगा। फर्दर मोर बोल रहे हैं एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, जो आपका ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इसमें बहुत एनर्जी लॉस होती है। तो इसमें क्या है, जो आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये आपका दो पर्पस सर्व करता है। क्या दो पर्पसेस सर्व करता है? ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है और ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो मेन एंजाइम जो है रेप्लिकेशन का कोई पूछेगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, बट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी जो है एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन में जैसे हेलिकेज लाइकेज। हेलिकेज जो है वो आपका हेलिकल्स को खोल रहा है, लाइकेजेस जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और वो भी उतनी ही एक्यूरेसी उतनी ही स्पीड से काम करते हैं जितने स्पीड से आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। फॉर अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इट्स एंटायर लेंथ। देखो ये डीएनए आपका, अब क्या है, हम डीएनए काफी लंबा होता है, हम उसको एक साथ नहीं खोल सकते। उन जो बेस पेयर्स हैं इनको हम एक साथ नहीं खोल सकते, हम दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक साथ सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्शंस जो है उन डीएनए के उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और तो अब देखो हमने जब इतना पोर्शन खोला डीएनए का तो ऐसा कुछ बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, फिर बोल रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसे काम करता है? कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। ये कैसे बेस पेयर्स को ऐड करेगा? किस डायरेक्शन में बेस पेयर्स को ऐड करेगा? 5' to 3' डायरेक्शन में। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट रेप्लिकेटिंग फ्रॉग। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3' to 5' द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस। देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझो, ये आपका ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है 5' to 3'। ये आपका ये भी आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये है 3' to 5'। तो जो 5' to 3 जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो तो कैसे काम करता है? वो आपका काम करता है 5' to 3'। तो देखो अब ये काम कर रहा है 5' to 3'। तो ये नया कहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है? यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है नया स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड तो वो कंटिन्यूस बना रहा है। ठीक है, अब ये भी 5' to 3' करेगा। तो ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला जो एक स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है। तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस हो गया, एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस हो गया। द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज, ये जो फ्रेगमेंट्स है, जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ये आगे जाके जुड़ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लाइगेसेस। ठीक है,
उसके बाद बोल रहे हैं जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, किसी भी प्लेस पे नहीं हो सकती है स्टार्ट रेप्लिकेशन की प्रोसेस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, मैं आपको बायोटेक पढ़ा चुकी हूँ, उस सीक्वेंस को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहीं से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बोल रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, ओरिजिन की रिक्वायरमेंट, ओराई की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू प्रोपोगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। ये पूरा बायोटेक की बात कर रहे हैं कि किसी भी फॉरेन जीन को यदि हमें होस्ट में एक्सप्रेस करवाना है तो हमें उस डीएनए को होस्ट में ऐसी जगह लाइगेट करना है, होस्ट का जो क्रोमोसोम है वहाँ ऐसे लाइगेट करना है कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, तभी वो डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन कब होता है, डीएनए एस फेज में होता है सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। जो रेप्लिकेशन है और सेल डिवीजन का जो साइकिल है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि यदि सेल डिवीजन नहीं हुआ आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी होगी। फिर बोल रहे हैं पॉलीप्लॉइडी हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में।